नमस्कार। अभी तक हमने पढ़ा अपने पहले वीडियो में बाल मनोविज्ञान के विषय में, अधिगमकर्ता का विकास और अभिवृद्धि के विषय में, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर भी मैंने समझा, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को समझा, विकास के विभिन्न आयाम या अवस्थाओं को हमने समझा। अब हमारा मुख्य वीडियो बालक का शारीरिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार होता है इससे संबंधित होगा। यानी अपना मुख्य वीडियो अब बालक का शारीरिक विकास से संबंधित होने वाला है। इसके अंतर्गत हम शैशवावस्था में शारीरिक विकास के बारे में, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में और किशोरावस्था में शारीरिक विकास या क्या क्या परिवर्तन आता है बालक में, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बालक का शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार का होता है इसको समझेंगे। पहले इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, जिसमें निम्न शारीरिक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। भार, जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 किलोग्राम, बालक का लगभग 7.15 पाउंड, 1.5 पाउंड 3.6 किलोग्राम व बालिका का 7.13 पाउंड 3.4 किलोग्राम होता है। माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण एवं माँ के गर्भ के बाहर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का वजन जन्म के पहले सप्ताह में घटता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। आंतरिक और बाह्य वातावरण में अंतर होने की वजह से नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो पहले सप्ताह में उसका वजन घटता है। एक सप्ताह बाद शिशु का वजन पुनः बढ़ने लगता है। 6 माह में शिशु का वजन दुगुना हो जाता है। 1 वर्ष में शिशु का वजन लगभग तिगुना 9.5 किलोग्राम का तथा इसके बाद शिशु का वजन आधा पाउंड प्रति माह के हिसाब से बढ़ता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर शिशु का वजन 38 से 43 पाउंड लगभग 18 किलोग्राम का हो जाता है। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों के अपेक्षा अधिक होता है। शैशवावस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा अधिक होता है। लंबाई में क्या परिवर्तन आता है? जन्म के समय शिशु की लंबाई 52.5 सेंटीमीटर यानी 20 इंच का होता है। शैशवावस्था में बालकों की लंबाई 20.5 तथा बालिकाओं का लंबाई 20.3 इंच का होता है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। शैशवावस्था में के अंत में लंबाई दुगुनी होती है। अब सिर और मस्तिष्क की अवस्था जाने। भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैरों की ओर मस्तबोधमुखी, फिर से समझें, भ्रूणावस्था में विकास सिर से पैरों की तरफ यानी मस्तबोधमुखी होता है। मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम का होता है। 2 वर्ष के अंत तक दोगुना हो जाता है। हड्डियां, जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होते हैं। जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। दांत, शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था जन्म से पूर्व 5वें माह के समय से प्रारंभ होता है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं। जन्म के 5-6 महीने बाद ही बालक के अस्थायी दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। 1 वर्ष की आयु में 8 अस्थायी दांत आते हैं और 4 वर्षों तक बच्चे के सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। मांसपेशियाँ,
जन्म के समय इनका भार शरीर का 23% होता है। मांसपेशियों का भार शरीर का 23% होता है। हृदय की धड़कन, नवजात शिशु का हृदय छोटा होता है और धमनियां अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं। हृदय छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ता है, जिसके कारण नाड़ी की गति अधिक होती है। नाड़ी की गति अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हृदय के आकार में वृद्धि होती है तथा रक्तचाप बढ़ने लगता है तथा नाड़ी की गति कम होने लगती है। प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन 140 प्रति मिनट एवं 6 वर्षों में हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट होती है। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में समझेंगे। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। वजन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक का वजन 36 किलो से 43 किलो 36 केजी से 43 केजी के मध्य होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालिकाओं का भार बालकों की तुलना में अधिक होता है। लंबाई, बाल्यावस्था में लंबाई 2 से 3 इंच तक ही बढ़ती है, अर्थात बाल्यावस्था के अंत में लंबाई लगभग 106 सेंटीमीटर लगभग 42 इंच हो जाती है। इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है। बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। सिर और मस्तिष्क में किस प्रकार का विकास होगा बाल्यावस्था में। बालक का मस्तिष्क का विकास 6 वर्ष तक 90% हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में 95% हो जाता है। मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम 1260 ग्राम हो जाता है। हड्डियां पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत हो जाती हैं तथा इनकी संख्या 270 से 350 तक बढ़ जाती है। दांत, बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं और अस्थायी दांत आना आरंभ हो जाता है, जो कि 8 वर्षों में 12 अस्थायी दांत आते हैं। 12 से 13 वर्षों के में बालक के 27 से 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मांसपेशियां, बाल्यावस्था में पेशियों का भार लगभग 27 से 30% हो जाता है और 11 से 12 वर्ष तक यह विकास करता रहता है। अब हम जानेंगे किशोरावस्था में किस प्रकार की शारीरिक विकास होता है बालकों में। भार, मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है। 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है एवं 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है। लंबाई किस प्रकार से परिवर्तित होता है। इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। लड़कों का लंबाई 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक बढ़ती है। हड्डियां किस प्रकार की परिवर्तन लाती हैं। अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। फिर से समझ लें, किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या अपने मूल रूप में आ जाती है, यानी कि पूर्णतः 206 हो जाती है। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रियाओं को अस्थिकरण या दृढ़ीकरण कहते हैं। अस्थिकरण की क्रिया पूर्ण होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अस्थिकरण है क्या। हड्डियों के आपस में जुड़ने की क्रिया को अस्थिकरण या दृढ़ीकरण क्रिया कहा जाता है। इस काल में 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 4 प्रज्ञादंत, अक्ल की दाढ़ जिसे बोला जाता है,
भी इस अवस्था के अंत में निकलने लग जाती है। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। लड़कियों में प्रज्ञादंत पहले आते हैं। सिर और मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर और मस्तिष्क प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाते हैं। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है। हृदय, लड़कों में धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है। लड़कियों में धड़कन 66 से 70 बार होती है। लड़कियों में 1 मिनट में धड़कन 66 से 70 बार होती है। मुख की किस प्रकार की परिवर्तन मुख में आता है? मुख इस अवस्था में ललाट चौड़ा, नाक लंबी एवं मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज़, लड़कों की आवाज़ भारी व कठोर, जबकि लड़कियों की आवाज़ मधुर व कोमल युक्त हो जाती है। प्रजनन अंग, इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बालक का मानसिक विकास। अब जो अपना मुख्य टॉपिक है बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास से अभिप्राय ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उपयोग से है, अर्थात मानसिक शक्तियों के उदय तथा वातावरण के प्रति समायोजन की क्षमता का नाम मानसिक विकास है। जैसे जैसे बालक का शरीर विकास करता है, बढ़ता है, वैसे ही बालक का मानसिक विकास भी बढ़ता है। मानसिक विकास के प्रमुख घटक हैं संवेदना, निरीक्षण, स्मरण, कल्पना, चिंतन, निर्णय, बुद्धि, रुचि, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, ध्यान, भाषा एवं सीखना। अतः बालक की प्रत्येक अवस्था में बालक का मानसिक विकास भिन्न भिन्न होता है। फिर समझिए, प्रत्येक अवस्था में, चाहे शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था हो या किशोरावस्था हो, बालक का मानसिक विकास भिन्न होता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होगा? जन्म व प्रथम सप्ताह जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर अनुभव लिखता है। इस अवस्था में शिशु रोना, चौंकना जैसी मानसिक क्रियाएं करता है। सोरेनसन के शब्दों में, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है। दूसरा सप्ताह प्रकाश व बड़े आकार की वस्तु को ध्यान से देखता है। दूसरे माह में क्या करता है? ध्वनियाँ पहचानता है। तृतीय माह माता को पहचान लेता है। छठवां माह प्रेम व क्रोध के भाव को समझ लेता है, आवाज़ का अनुकरण करने लगता है। प्रथम वर्ष कुछ शब्द बोलने लगता है। द्वितीय वर्ष शब्द भंडार में 100 से 200 शब्द छोटे वाक्य बना लेता है। और तृतीय वर्ष अपना नाम बता देता है तथा सीधी व लंबी रेखा अनुकरण द्वारा खींचना सीख लेता है। पांचवें वर्ष जटिल वाक्य बोलता है, रंगों में अंतर कर लेता है, अपना नाम लिख लेता है। इस प्रकार की परिवर्तन शैशवावस्था में देखने को मिलता है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है? जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, तब उसकी मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार बोला गया है। बाल्यावस्था में बालक की चिंतनशीलता में परिपक्वता आती है। छठा वर्ष चित्र की वस्तुओं के वर्णन, 14-15 तक गिनती सुनाने की योग्यता आ जाती है तथा स्मरण शक्ति का भी विकास होने लगता है। 7वां वर्ष साधारण वस्तुओं में अंतर बता देता है। 8वां वर्ष छोटी कविता का या कहानी याद कर लेता है, लंबे वाक्यों को दोहरा लेता है। 9वें वर्ष दिन, समय, दिनांक, वार, वर्ष, सिक्के की पहचान याद कर लेता है। 10वां वर्ष छोटी कहानी याद कर लेता है। 11वां वर्ष बालक में तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। और 12वां वर्ष समस्या समाधान की क्षमता का विकास, देखी फिल्म की 70% बातें दोहराने की क्षमता होती है।
अब किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है इसको देखें। स्मृति, इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। याद रखने योग्य क्वेश्चन है, किशोरावस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कल्पना शक्ति, इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किशोर दिवा स्वप्नों, डे ड्रीमिंग, जिसको दिवा स्वप्नों को इंग्लिश में डे ड्रीमिंग बोलते हैं। किशोर दिवा स्वप्नों में खोया रहता है। कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत व पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान स्पष्ट दृष्टिगत होती है। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ना, तर्क व निर्णय शक्ति में वृद्धि, रुचियों में विकास होना, ये सब इसके गुण हैं। किशोरावस्था शब्द भंडार बढ़ने और सही प्रयोग की क्षमता का विकास होने से भाषा प्रभावी, शुद्ध व विचार अभिव्यक्ति के अनुकूल हो जाती है। अब बालक में सामाजिक विकास किस प्रकार से इन तीनों कालों में होता है, इसको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। बालक में सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है। ध्यान दीजिए, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, मैच्योरिटी आने से है। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का कोई गुण नहीं होता है, परंतु सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर परिवर्तनशीलता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जन्म से पूर्व ही बालक अप्रत्यक्ष रूप से समाज से प्रभावित होता है। अब शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। प्रारंभ में बालक की देखरेख माँ के द्वारा होती है, उस समय माँ ही उसका समाज होता है। शिशु जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। 6 वर्ष की आयु तक वह सामूहिक खेलों में भाग लेने लगता है। 1 माह सामान्य व मानव आवाज़ में अंतर नहीं कर पाता है तथा बालक चूसने जैसी गतिविधि से घर के वयस्क लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। 2 माह मानव आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है और दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। 3 माह माँ की आवाज़ पहचानने लगता है। 4 माह बालक आत्मीयता के आधार पर अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है। बातें करने पर रोना बंद कर देता है। अपने आप को उठाने के लिए बाहें फैलाने लगता है। 5 माह बालक क्रोध एवं ध्वनि एवं मातृत्व ध्वनियों में अंतर करना प्रारंभ कर देता है और एवं क्रोध और प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है। 6 माह अपने लोगों को पहचानने लगता है, वह पराये से डरने लगता है। देखिए सामाजिक विकास यहाँ हो रहा है। 8 माह बालक अपने घर के वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लगता है एवं शब्दों का अनुकरण करने लगता है। 1-2 वर्ष तक पारिवारिक कार्यों में रुचि लेने लगता है। 3 वर्ष समूह में खिलौने से खेलने लगता है और 5 वर्ष समूह के सदस्यों से गहरे संबंध बना लेता है। अब बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, इसको हम देख लेते हैं। 6 वर्ष का बालक विद्यालय में प्रवेश के साथ नए मित्र बनाता है, वहाँ के वातावरण से अनुकूलित होकर अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। याद कर लीजिए, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। धीरे धीरे यह समूह का सदस्य बनकर साहस, न्याय, निर्णय, सद्भाव, नेतृत्व के गुणों द्वारा अपना सामाजिक विकास करता है। खेल भावना का विकास होता है। बालक में विभिन्न रुचियां पैदा होती हैं। अब किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। समूह का निर्माण। किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं।
समूह के प्रभाव से किशोरों में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास होता है। किशोरावस्था में बालक व माता पिता के मध्य मतभेद व संघर्ष होता रहता है। माता पिता उनसे उपदेशात्मक व्यवहार करते हैं और बालक सा व्यवहार करते हैं नैतिक आचरण व आदर्श अपनाने का निर्देश देते हैं, जिससे किशोर संघर्ष और दबाव की अवस्था में रहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट, किशोर संघर्ष व दबाव की अवस्था में रहते हैं। किशोरावस्था में बालक शादी, व्यवसाय, धनार्जन, परीक्षा, परिणाम, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा चिंता प्रकट करते रहते हैं। किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। अब देखिए बालक में संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन है ना, भावना, आप दूसरे शब्दों में इसको भावना कह सकते हैं, भाव। संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर, EMOVEAR, इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना, स्टिमुलेट होना, है ना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। याद रखिए, संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। मनुष्य अपनी नियमित जिंदगी में सुख दुख, भय क्रोध, प्रेम ईर्ष्या, घृणा आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। यह अवस्था संवेग कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं, हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में व्यक्ति का बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। संवेग के दो प्रकार हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। संवेग के दो दशाएं हैं, प्रकार हैं, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग सुखकर होता है, जैसे प्रेम, हर्ष, आनंद, स्नेह, उल्लास, ये सब सकारात्मक संवेग है। नकारात्मक संवेग ये कष्टकर और दुखदायी होता है, जैसे भय, क्रोध, चिंता, कष्ट, ईर्ष्या, ये सब नकारात्मक संवेग है। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध को समझना बहुत आवश्यक है। इसको समझते हैं हम। मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध। संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। देखिए, इसको समझ लेंगे तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बालक में संवेगात्मक विकास के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। यह आपका ये वाला टॉपिक है, बालक में संवेगात्मक विकास किस तरह से होगा। अभी और आएगा, अभी किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास समझेंगे। इसके पहले हम कुछ प्रक्रिया इसकी समझ लें। संवेग है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात सब पहले संवेग आता है तथा बाद में मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल हैं, इसको याद कर लीजिए। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता मैकडूगल प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल एवं गिलफर्ड ने एक बालक में कुल 14 संवेग बताए हैं, जो निम्नवत है। देखिए, इसको समझ लेना है। 14 संवेग को मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको बढ़िया से समझिएगा। बहुत सारे संवेग हैं, है ना। संवेग
की अवस्था और उसकी मूल प्रवृत्ति, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको जानना है। आप पहले ये तो समझ ही गए होंगे संवेग क्या है, इमोशन, ठीक है। संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहा जा सकता है और इसके बाद तुरंत जो उसमें प्रतिक्रिया होती है उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। देखिए, संवेग का नाम मैं बोलूंगा और उसका मूल प्रवृत्ति क्या है बताऊंगा। संवेग अगर भय है तो उसका मूल प्रवृत्ति है पलायन करना, पलायन। संवेग वात्सल्य है तो उसका मूल प्रवृत्ति है संतान कामना। संवेग आत्महीनता है तो उसका मूल प्रवृत्ति है दैन्य। संवेग भूख है तो मूल प्रवृत्ति है भोजनावेशन। संवेग घृणा है, उसकी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। संवेग अभिमान है तो मूल प्रवृत्ति है गौरव। संवेग आश्चर्य है, मूल प्रवृत्ति इसका है जिज्ञासा। संवेग क्रोध है तो मूल प्रवृत्ति इसका है युत्सुता, याद रखिए। संवेग अधिकार है तो मूल प्रवृत्ति इसका है संग्रहण। संवेग आमोद है तो इसका मूल प्रवृत्ति है ह्रास। संवेग कृति भाव है तो इसका मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता। संवेग कामुकता है तो इसकी मूल प्रवृत्ति है काम वृत्ति। अक्सर पूछा जाता है, संवेग अगर कामुकता है तो इसकी मूल प्रवृत्ति है काम वृत्ति। संवेग एकाकीपन है तो मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। संवेग अगर एकाकीपन है तो इसका मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता। संवेग अगर करुणा व दुख है तो मूल प्रवृत्ति इसका होगा शरणागति, करुणा और दुख का शरणागति। अब देखिए, मैं विभिन्न संवेग को विभिन्न बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में बताऊंगा। विभिन्न संवेग को किस किस अवस्था में किस नाम से किस तरह से पहचाना जा सकता है, इसको हम देखेंगे। संवेग भय शैशवावस्था में सर्वाधिक होता है, बाल्यावस्था में इसकी न्यूनता पाई जाती है, न्यून होता है, किशोरावस्था में पुनः तीव्र हो जाती है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, संवेग भय है जो शैशवावस्था में सर्वाधिक पाया जाता है, बाल्यावस्था में न्यून, किशोरावस्था में पुनः तीव्र। क्रोध शैशवावस्था में कम होगा, बाल्यावस्था में सर्वाधिक होगा, किशोरावस्था में सामान्य होगा। वात्सल्य शैशवावस्था में सर्वाधिक, बाल्यावस्था में कम और किशोरावस्था में पुनः तीव्र। अधिकार शैशवावस्था में अधिकार सामान्य होता है, बाल्यावस्था में अधिकार सर्वाधिक होता है और किशोरावस्था में पुनः सर्वाधिक होता है। आमोद शैशवावस्था में कम होता है, बाल्यावस्था में सर्वाधिक होगा और किशोरावस्था में सामान्य होगा। कृति भाव सर्वाधिक होगा बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में कम होगा और किशोरावस्था में सामान्य होगा। कामुकता शैशवावस्था में सर्वाधिक, बाल्यावस्था में सर्वाधिक और किशोरावस्था में तीव्र। आत्माभिमान शैशवावस्था में कम होता है, बाल्यावस्था में सामान्य और किशोरावस्था में सर्वाधिक। एकाकीपन शैशवावस्था में सर्वाधिक, बाल्यावस्था में न्यून और किशोरावस्था में पुनः तीव्र। घृणा शैशवावस्था में न्यून, बाल्यावस्था में सामान्य और किशोरावस्था में सर्वाधिक। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ये सब एक साथ मैं बता रहा हूँ। आश्चर्य, घृणा, आत्महीनता, करुणा, याद रखिए। आश्चर्य, करुणा, आत्महीनता और घृणा, ये सारे शब्द, ये शब्द जो संवेग है,
शैशवावस्था में न्यून होता है, कम होता है, न्यून, और बाल्यावस्था में सामान्य होता है, और किशोरावस्था में ये सब बढ़ जाएगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे मूल प्रवृत्ति का संवेग से संबंध हमने देख लिया। बालक में संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में किस तरह का होगा, इसको समझेंगे। शिशु निम्न प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार दर्शाता है। जन्म लेते ही शिशु क्रंदन करता है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अस्थिरता होता है। शिशु में के संवेग अस्पष्ट से अस्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। तीसरे वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। कठोर दंड व कड़े अनुशासन से शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है। ये देखिए शैशवावस्था की बात हुई। अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। पूर्ण प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के संवेगात्मक विकास के लिए महिला अध्यापक होना चाहिए, क्योंकि इस आयु में बालक के लिए माता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर से ध्यान दीजिए, महिला टीचर जरूरी है। बाल्यावस्था में संवेग पूर्ण की तुलना में अधिक स्पष्ट एवं प्रभावी हो जाता है। बालकों में संवेगों पर नियंत्रण दमन की क्षमता आने लगती है एवं उचित समय पर वे संवेग को छुपा लेते हैं। विद्यालय व शिक्षक का व्यवहार शिष्ट व सहयोगात्मक होने पर बालक में मानसिक ग्रंथियां नहीं बनती हैं एवं संवेगों का उचित विकास होता है। बालक में समूह के प्रभाव से घृणा, द्वेष, ईर्ष्या के संवेग अवांछित ढंग से आ जाते हैं। बालक में समलिंगीय प्रेम, टोली के प्रति प्रेम, हर्ष के साथ साथ भय व क्रोध के संवेग निम्न स्थिति अनुसार प्रकट होते हैं। किशोरों में किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होगा? इस अवस्था के आगमन का प्रमुख चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। चिंता व तनाव के कारण किशोर क्रोधित व चिड़चिड़ा रहता है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने, इच्छा पूर्ति न होने से किशोर तनाव में रहता है। किशोर में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा होता है। किशोरों में सामाजिक कारणों से ईर्ष्या संवेग का तीव्र विकास होता है। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बालकों में संवेगात्मक विकास होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे बालक का भाषा विकास। बालक का भाषा विकास। जब शिशु का जन्म होता है एवं पहली बार वह क्रंदन करता है या रोता है, वह बालक की पहली भाषा होती है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। जब बालक का जन्म होता है और वह रोता है तो वह उसका प्रथम भाषा है। 10 माह का बालक पहला शब्द बोलता है। सामान्यतया देखा गया है कि शैशवावस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का भाषा विकास अधिक होता है। बाल्यावस्था में लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज होता है। इसी कारण अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती हैं। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। जन्म से 8 माह तक 0 शब्द का विकास होता है ना। 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 से 3 माह तक में 1 वर्ष 3 माह तक में 19 शब्द और 1 वर्ष से 3 से 6 माह तक में 22 शब्द का प्रयोग करना बालक सीख जाता है। भाषा के चरण क्या हैं? क्रंदन या रोना बालक की प्रथम ध्वनि या पहली भाषा है। बबलाना या बालालाप करना 3 से 8 माह में यह करता है ना।
अंग विक्षेप, अंगों के हाव भाव द्वारा समझाना। ओके। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सम्पर्सन एवं लिपिस्टिक के अनुसार बालक का शब्दकोश निम्नवस्त है। देखो, जन्म में 0, 18 माह से 1.5 वर्ष तक 10 शब्द, 2 वर्ष 272 शब्द, 2.5 वर्ष 450 शब्द, 3 वर्ष 1000 शब्द, 3.5 वर्ष 1250 शब्द, 4 वर्ष 1900 शब्द, 5 वर्ष 2100 शब्द और 10 वर्ष तक यह 5000 शब्दों का ज्ञान रख लेता है। अब पढ़ेंगे बालक का नैतिक विकास। बालक का नैतिक विकास। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ध्यान रखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वैज्ञानिक कोहलबर्ग ने 1969 ईस्वी में। इस सिद्धांत में पहला संशोधन 1981 ईस्वी में हुआ। इस सिद्धांत में दूसरा संशोधन 1984 में हुआ। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। इसको समझना है आपको। प्री कन्वेंशनल स्टेज, शैशव अवस्था 0 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिक बातें सीखता है। बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार होता है तथा पहली नैतिक गुरु माता होती है। याद रखिए, बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार और नैतिक गुरु, पहली नैतिक गुरु माता। कन्वेंशनल स्टेज बाल्य अवस्था, यह 6 से 12 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालक सर्वाधिक नैतिक विकास बालक का होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बनाए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। पुरस्कार एवं दंड बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक माना गया है, उन्होंने माना है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण एवं नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। सफलता एवं असफलता बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसको भी समझ लीजिए। जीन पियाजे ने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई जो निम्नवत है। अनियमित अवस्था, पहला है अनियमित अवस्था, जो 0 से 5 वर्ष प्री कन्वेंशनल स्टेज कहलाता है। दूसरी है विषम जातीय अधिकार अवस्था, विषम जातीय अधिकार अवस्था जो 5 से 9 वर्ष तक होता है, कन्वेंशनल स्टेज। तीसरा बताया उन्होंने विषम जातीय परस्परता अवस्था, विषम जातीय परस्परता अवस्था जो 9 से 13 वर्ष के लिए होता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवार एवं समाज से सीखे हुए नैतिक मूल्यों को अपने समूह में परस्पर क्रिया करते हुए आत्मीकरण करता है। इस अवस्था में समूह की प्रकृति एवं वातावरण बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है। और चौथी अवस्था उन्होंने बताया है स्वशासित अवस्था, स्वशासित अवस्था। यह 13 से ऊपर 17 वर्ष तक होता है, जिसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बोला गया है। अब मैं वीडियो अधिक लंबा होने की वजह से यहीं विराम दूंगा। अगले दिन हम इसके शेष भाग को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम।
अगले दिन हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास में घर का योगदान, बालक के विकास में विद्यालय का योगदान, वंशानुक्रम व वातावरण, वंशानुक्रम के नियम, बालक के विकास पर वंशानुगतता का प्रभाव, वातावरण का अर्थ क्या है, वातावरण के प्रकार क्या है, बालक पर वातावरण का प्रभाव, और शिक्षक के लिए वंशानुक्रम में वातावरण का महत्व जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम इस अगले वीडियो में पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम 2 खंडों में आपको सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक KB, NVS नवोदय विद्यालय, KB केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल संगठन का जो शिक्षक का एग्जाम होता है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के प्रतियोगिता में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैं संकलन करके बहुत अच्छे क्वेश्चन का संकलन का प्रैक्टिस में कराऊंगा आपको। धन्यवाद।